September we met, I could tell by your smile. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यांत्रिक गुरुजी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेरी वीडियोस पे लाइक्स आपने दिए। पिछले वाली जो मैंने कंप्रेसिबल फ्लो की बनाई थी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड आज मैं नया सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला जो यूनिट है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मैं सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा वन बाय वन। ठीक है, तो यूनिट बाय यूनिट में हम शुरू करते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग वीडियोस हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, और ये गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आपकी मैथ्स 3 होती है इंजीनियरिंग में कोर। ठीक है, तो टोटल 15 मार्क्स का गेट में मैथ्स का पोर्शन आता है जिसमें से 5 से 7 मार्क्स आपकी इंजीनियरिंग मैथ्स 2 कंप्राइज करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला यूनिट। ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है ये। ठीक है, और इसमें जो वेक्टर हैं या वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, यूनिट शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो वेक्टर कैलकुलस सबसे पहले आपका है। कैलकुलस में आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है क्या होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसमें दोनों को कंप्राइज करके आप क्या कर बनाते हो, एक वेक्टर कैलकुलस बनाते हो। ठीक है, तो वेक्टर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इज मेनली वेक्टर कैलकुलस। बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्या क्या आपके पास गेट में पूछे जाते हैं या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ एग्जामिनेशन में पूछता है। वो है, पहला है टॉपिक का नाम कंसेप्ट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है, सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। दूसरा है वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब आपको किसी भी फंक्शन को तोड़ना, कैसे उसको अलग अलग स्ट्रिप्स में तोड़ते हैं वो देखेंगे। फिर आता है ग्रेडियंट एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग, ग्रेडियंट क्या है। फिर है फॉर डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस। ये आपके बेसिकली एरोनॉटिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आपके पास एरोडायनेमिक्स में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, और जो मेन फ्लूइड मैकेनिक्स है आपके पास, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स कह लो या हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स कह लो, इन सब चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और स्पेशल रिक्वेस्ट मेरे जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया था कि सर हमें डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन का थोड़ा सा दोबारा से रिवीजन करना है। तो उनके लिए लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल के भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस यूनिट्स में। ठीक है, तो वो लोग भी इस चीज़ को दोबारा से देख सकते हैं जिसमें डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे हम उसको सॉल्व करें, कैसे उसकी लिमिट्स लें। तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वेक्टर है क्या। वेक्टर वो है जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, ये है आपके पास वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को कॉम्प्राइज करता है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं स्केलर फंक्शन। स्केलर क्या होते हैं, स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है या सिर्फ एक वैल्यू है, ना कोई डायरेक्शन है। मतलब अगर मैं बात करूं कि कोई बॉडी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी, कि उसके पास सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है 3 की स्पीड से वो जा रही है कहीं। ठीक है, दूसरी बात करें वेक्टर की, अगर मैं कहूँ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको कहेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज़ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है। क्लास 12th में भी आप मतलब 10-12th में आपने बेसिक वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस देखा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं। पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं भाई, जो किसी भी फंक्शन मतलब कोई भी XYZ की को
मिला के जो कोई भी फंक्शन बन रहा है उसे कहते हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, तो ये एक तरह का क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसको फंक्शन कहते हैं। पॉइंट फंक्शन क्या होंगे, अगर इस एक्स वाई जेड की मैं वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे पॉइंट फंक्शंस, ठीक है। बात करें स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो अगर कोई एफ एक्स वाई जेड है उसमें मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर। एक चीज़ और देख लें, आर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप साथ साथ। तो उसमें अगर एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें कोई डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया मैंने, तो इसको कहेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन। वहीं अगर दूसरा एक फंक्शन माना है जी एक्स वाई जेड के टर्म्स में, एक्स वाई जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ये क्या कहलाएगा, मेरा वेक्टर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है आई जे के। अब बात कर लेते हैं जो लोग पहली बार देख रहे हैं या जिसको वेक्टर के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आई जे के क्या होते हैं, एक्स और वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और सिर्फ डायरेक्शन उसको देने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने एक जनरलाइज्ड एक्स आई कैप जे कैप के कैप हमने करस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, मतलब एक्स वाई जेड के टर्म में एक एक डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर माना है, जिसे कहते हैं आई जे और के, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, उसमें मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 रखता हूँ, तो ये क्या पूरा पूरा एक क्वांटिटी बन जाएगी। जैसे अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगी 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3, तो ये क्या एक तरह का मैग्नीट्यूड है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 3i + 3j i + j + k, ये बनेगा क्या, एक डायरेक्शन, मतलब i की टर्म में कितना उसका कंपोनेंट है, j के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है और k के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है। तो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस में और कैसे कैसे वेक्टर कैलकुलस हम सॉल्व करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ आपको नोट से अपने समझाऊँ वेक्टर कैलकुलस, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ। तो वेक्टर की अपने बेसिक डेफिनेशन देख ली, क्या होते हैं वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस में हमने पहली चीज़ समझाई थी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो दूसरा टॉपिक है आपके पास इस यूनिट का, दैट इज़ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल, उल्टा वी बनाओ और ऊपर से डंडा मार दो, दैट इज़ कॉल्ड एज डेल। उसकी वैल्यू क्या होती है, आई टाइम्स ऑफ डेल बाय डेल एक्स प्लस जे टाइम्स ऑफ डेल बाय डेल वाई प्लस के टाइम्स ऑफ डेल बाय डेल जेड। इसे कहेंगे हम वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। आई जे के क्या है, इसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में, ठीक है। बात करते हैं कि अभी तक जो बात कर रहे हैं हम स्केलर वेक्टर के बारे में, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, ठीक है। अगर मैं कोई स्केलर फंक्शन मानूँ f, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर फंक्शन को लिखने का तरीका भी सिंपल f लिख दो, f लिख दो, फाई लिख दो, g लिख दो, जो आपका मन करे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ f स्मॉल f लिख दो, कैपिटल F लिख दो। दूसरी बात करें वेक्टर, वेक्टर क्या है, f बनाया, ऊपर से एक एरो मार के, ऊपर एक डंडा मार के एरो बना दो, तो इसे कहेंगे वेक्टर। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं स्केलर में, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, तो डिफरेंशिएशन मतलब उस डेल ऑपरेटर को लगाना, तो स्केलर में एज इट इज़ लगता है। स्केलर में मतलब जैसे अगर एक्स 2 का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में है, तो कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये क्या है, सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही डेल में कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन, सिंपल f को अंदर पुट कर दूंगा, तो आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड, ये होता है सिंपल ग्रेडियंट। इसे कहते हैं सिंपल स्केलर क्वांटिटी में अगर डेल्टा लग जाए तो उसे कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ f। सिमिलरली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़, स्केलर में अगर मैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दूं, तो वो मेरी क्वांटिटीज़ आउटपुट क्या देती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना साथ में। दूसरी बात करेंगे वेक्टर, वेक्टर के बारे में। वेक्टर में अगर मैं डेल ऑपरेटर कैसे लगता है, कैसे कैसे उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वेक्टर में अगर कोई मैं वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा रहा हूँ, तो वो दो तरीके से लगेगा, या तो उसका डॉट प्रोडक्ट होगा या तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। बहुत ज़रूरी बात है, प्लीज़ ध्यान रखें इस बात को कि वेक्टर में अगर मैं कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा रहा हूँ दैट इज़ डेल, तो वो या तो डॉट प्रोडक्ट से जुड़ेगा या तो क्रॉस प्रोडक्ट से जुड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 5 स्टार मान लीजिए इस पॉइंट पे कि
जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी में डॉट प्रोडक्ट के साथ किसी फंक्शन को जोड़ता हूँ डिफरेंशियल ऑपरेटर को, तो वो कहलाता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और जो क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है एक स्केलर क्वांटिटी, दैट इज df1 बाई डी एक्स प्लस df2 बाई डी वाई प्लस df3 बाई डी जेड। इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जे के की वैल्यू गायब हो जाती है। इसमें कैसे होती है वो भी देखेंगे अभी ए और बी के टर्म में। दूसरी बात करते हैं डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस एफ को रिप्रेजेंट बोलते हैं हम कर्ल, ठीक है। मतलब किसी भी वेक्टर में अगर मैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जोड़ूं तो वो ये तो डॉट प्रोडक्ट से जुड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट से, अगर क्रॉस प्रोडक्ट से जुड़ रहा है तो उसे कहेंगे कर्ल ऑफ एफ, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वेक्टर में अगर क्रॉस प्रोडक्ट से कोई भी फंक्शन जोड़ रहे हो तो वो फाइनल क्वांटिटी भी क्या देगा, एक वेक्टर ही देगा। तो जो इसका आउटपुट है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो दोबारा एक बार फटाफट समरी कर लेते हैं। स्केलर में अगर मैं डेल्टा लगाऊं तो क्या देगा मुझे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट के साथ जोड़ूंगा तो स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जोड़ूंगा तो वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास दो फंक्शन है ए और बी, ए की वैल्यू है a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी की वैल्यू है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है 1000 बार, a डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। वो भी एक फॉर्मूला है। और दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन i j k की टर्म में तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो a1i दोनों को लिख दीजिए, साथ में बीच में डॉट लगा दीजिए, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोनों का आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे कितना होता है 1, के डॉट के कितना होता है, ये लिख लेते हैं एक बार। आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, के डॉट के की वैल्यू भी 1 होती है। कैसे होती है एक बार देख लेते हैं। आई डॉट आई मतलब आई की डायरेक्शन में ही आई जा रहा है, दूसरा भी मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, आई डॉट आई इज आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना है 0, कॉस 0 इज़ 1। तो मैग्नीट्यूड, और मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन उसकी आई है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। तो ऐसे हम लिखते हैं आई डॉट आई की वैल्यू 1। आगे देखते हैं जे डॉट जे भी 1 है, के डॉट के भी 1 है। तो यहाँ से मेरे को सिंपल मिलेगा कि जो आई जे के जो करस्पॉन्डिंग कोविशेंट है a1 a2 a3 वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और सिंपल एक स्केलर फंक्शन देंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं वेक्टर, अगर मैं उसको क्रॉस प्रोडक्ट में जोड़ता हूँ तो कैसे उसको निकालते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो कैसे करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ऊपर लिखा आई जे के, नीचे उसके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है। और सिंपल जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, पहले आई को लिखेंगे और उसके बाद इसको और इसको छुपा देंगे, तो बचेगा a2 b3 माइनस b2 a3, सिंपल। दूसरे वाले को माइनस जे के साथ उठाया, माइनस के साथ उठाया, माइनस ऑफ जे, ये हटाया, बचा a1 b3 माइनस b1 a3, ठीक है, ये मैंने लिखा है। प्लस के टाइम्स ऑफ ये हटाया, बचा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये आ जाएगा मेरे पास किसी भी चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसके बारे में भी क्वेश्चन हमने किया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या क्वांटिटीज़ हम यूज़ करने वाले हैं पूरे वेक्टर कैलकुलस में, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है, सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एन के ऊपर एरो मार के, एन के ऊपर वेक्टर यानी कि एरो, तो इसकी वैल्यू होती है ग्रेड ऑफ एफ़, ठीक है। ग्रेड एफ़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल वेक्टर से। सिंपल डेफिनेशन हम पढ़ाएंगे, सिंपल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करने हैं उसके बारे में हम देखेंगे। मेनली क्वेश्चन देखो, मैथ का सिंपल फंडा है, क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन होने लगे तो अपने आप आपका कंसेप्ट धीरे धीरे अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा हम थ्योरेटिकल ना जाके सिंपल कंसेप्ट को देखेंगे, क्या क्या उसमें कैसे कैसी चीज़ें कॉम्प्राइज कर रहा है। बात करते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर को, ए वेक्टर, ये चीज़ ध्यान रख लेना, कोई भी यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस वेक्टर को लिखेंगे ऊपर से, उसके ऊपर एक कैप बना देंगे और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस वेक्टर फंक्शन की वैल्यू डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर है r इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो सिंपल मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट कर देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग a1 a2 a3 को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये निकल जाएगा मेरे पास r वेक्टर, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास क्या, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप से, और यहाँ पे वेक्टर की वैल्यू क्या है, ग्रेड एफ। तो ग्रेड एफ की वैल्यू डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो जैसे यूनिट वेक्टर, वो कोई भी यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी अपॉन उसका मॉड्यूलस। तीसरी बात कर लेते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ए। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मान लीजिए एक चरखा चल रहा है, ठीक है, और नीचे उसके पानी है। तो जब वो घूमेगा, मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कितना वो अपने साथ पानी उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, कितना लेके जाएगा। तो उस कंपोनेंट को, पानी के उस कंपोनेंट को जो उसको साथ लेके जा रहा है, उसे कहते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव। और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चरखा घूम रहा है, दैट इज़ ए डायरेक्शन। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए का कैप। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना हमें समझ आता है कि सिंपल डेल के साथ एफ जोड़ देंगे तो ग्रेडियंट निकल जाएगा। ए कैप हमें पता है ए का वेक्टर अपॉन ए का मॉड, तो ऐसे निकाल देंगे हम ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप, दैट इज़ डायरेक्शन डेरिवेटिव। इसका एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है क्या, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस। किसी डायरेक्शन में किसी का कंपोनेंट भी निकालना है तो मतलब निकालना क्या है, डायरेक्शन डेरिवेटिव। क्वेश्चन करेंगे हम इसको लेके एक। आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन टू स्केलर क्वांटिटीज़। अगर कोई स्केलर